एक बाल की चोरी का पता लगाने के लिए गई थी सीबीआई की मदद। बाल चोरी होने पर भारत से पाकिस्तान तक हर जगह मच गया था बवाल। क्या है मुई मुकद्दस की चोरी की घटना, जिसके विरोध में हिंदू मुसलमान ने एक होकर किया था प्रदर्शन। ये बात आज से लगभग 59 साल पहले की है। सन 1963 में कश्मीर के हजरत बल दरगाह से मुए मुकद्दस चोरी हो गए थे। ये बात 26 से 27 जनवरी की रात की है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुए मुकद्दस क्या है। असल में ये पैगंबर हजरत मोहम्मद के दाढ़ी या सिर के बाल माने जाते हैं और साथ ही उनकी अंतिम निशानी भी। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए मुए मुकद्दस का विशेष महत्व है। मुए मुकद्दस कश्मीर तक कैसे पहुँचे, इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। असल में पहले ये बाल मदीना में रखे हुए थे, लेकिन सन 1635 में सैयद अब्दुल्ला इन्हें मदीना से भारत ले आए। सैयद अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते थे। भारत में मुए मुकद्दस को कर्नाटक के बीजापुर में स्थित एक मस्जिद में रखा गया था, लेकिन कुछ ही समय में कश्मीर के एक व्यापारी नुरुद्दीन के हाथ वो बाल लग गए और उन्हें अपने साथ ले गए। उस समय भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन चल रहा था। ये बात जैसे ही औरंगजेब को पता चले तो उन्होंने नुरुद्दीन से वो बाल जब्त कर लिए और उन बालों को अजमेर की दरगाह शरीफ में रखवा दिया गया। साथ ही नुरुद्दीन को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सन 1700 में नुरुद्दीन की मौत के बाद उनके परिवार वालों को वे बाल वापस कर दिए गए और उन बालों को कश्मीर की हजरत बल दरगाह में महफूज रख दिया गया। कई सालों तक कश्मीर में वे बाल सुरक्षित रहे, लेकिन 26 से 27 दिसंबर की रात को अचानक से वे बाल दरगाह से गायब हो जाते हैं। मुए मुकद्दस पैगंबर मोहम्मद की आखिरी निशानी थे। जैसे ही मुए मुकद्दस की चोरी की घटना लोगों तक पहुंची, चारों तरफ हाहाकार मच गया। रातों रात कश्मीर में विरोध की चिंगारी ज्वाला की तरह सुलगने लगी। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में भी मुए मुकद्दस की चोरी का जमकर विरोध किया गया। उस समय तक बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में गैर मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गए। हालांकि कश्मीर में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला था, बल्कि मुए मुकद्दस चोरी होने का विरोध मुसलमानों के साथ हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय के लोग भी कर रहे थे और वे भी मुए मुकद्दस को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और ख्वाजा शमशुद्दीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। लोग कश्मीर में काले झंडे लेकर सरकार और प्रशासन का विरोध करने लगे। जम्मू में शमशुद्दीन का काफिला रोक लिया गया था। उन्हें लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद असलम भी लोगों की भीड़ के आगे कुछ न कर सके। हालात लगातार बेकाबू हो रहे थे। कई जगह राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ तक लोग पुलिस पर भी हमला करने लगे। लाल चौक पर नेता सभाएं कर रहे थे। कश्मीर के रेडियो स्टेशन को जलाने की कोशिश की गई। तभी कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने दिल्ली आकर पीएम नेहरू से बात की और उन्हें सारा मामला विस्तार से समझाया। सरकार ने ऐलान किया कि मुए मुकद्दस के चोरों को पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और पूरी जिंदगी 500 रुपए महीने की आजीवन पेंशन उसे दी जाएगी। लेकिन मुए मुकद्दस के चोरों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तभी भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 2 सीबीआई अधिकारियों को कश्मीर में भेजा और मुए मुकद्दस को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। एक और सीबीआई अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे थे। वहीं 3 दिन के भीतर विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा था। अब मुसलमानों के साथ साथ अकाली दल, हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी सरकार के खिलाफ मोर्चे में शामिल हो रहे थे। हालातों को काबू करने के लिए कश्मीर के सदर रियासत कर्ण सिंह नेहरू जी से मिलने दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि सन 1965 से पहले कश्मीर में राज्यपाल के बजाय सदर रियासत का पद हुआ करता था। बांग्लादेश से हिंदू लोग अपनी जान बचाकर भारत में पनाह ले रहे थे। कुछ कट्टरवादी संगठन लोगों को भड़का रहे थे कि यह कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। देश के मुसलमानों को शांत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर लोगों से अमन और चैन कायम रखने की अपील की और साथ ही सीबीआई चीफ भोलानाथ मलिक को भी कश्मीर भेजा गया। उन्हें बीएन मलिक के नाम से भी जाना जाता है। 1 जनवरी 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भी जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने दरगाह जाकर मुए मुकद्दस को मिलने की दुआ मांगी और लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि विरोध करने की बजाय आप सब भी मुए मुकद्दस मिलने की दुआ करें। साथ ही लोग शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग भी कर रहे थे, जो कश्मीर षड्यंत्र के आरोप में 1953 से जेल में बंद थे। उनके ऊपर कश्मीर को पाक में मिलाने और तख्ता पलट के आरोप लगे। उन्हें भारत में शेर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग उठने लगी। उनका इस केस से क्या ताल्लुक था, इस बारे में आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन अप्रैल 1964 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 4 जनवरी को कश्मीर के सदर रियासत दरगाह पहुंचे और दरगाह कमेटी को 6000 रुपए अनुदान के रूप में दिए गए।
गए। उसी शाम अचानक रेडियो पर ऐलान किया जाता है कि मोए मुकद्दस मिल गए और ये खुशखबरी चारों ओर फैल गई। इसका श्रेय नेहरू जी ने डीएन मलिक को दिया और कहा कि आज कश्मीर को आपने हिंदुस्तान के लिए बचा लिया। लेकिन मोए मुकद्दस मिलने के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई थी। ये बाल असली थे या नकली, इस बात पर सवाल खड़े होने लगे। डीएनए टेस्ट से भी बाल की असलियत का पता लगाना मुश्किल नहीं था। नेहरू जी ने दोबारा लाल बहादुर शास्त्री को कश्मीर भेजा। पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक शख्स ऐसे थे जो ये पता लगा सकते थे कि बाल असली है या नकली। कश्मीर के सूफी संत मिराग शाह कशानी को बुलाया गया और बालों की तफ्तीश करने के लिए कहा गया। मिराग शाह काफी देर तक बालों का दीदार करते रहे। इस दौरान वहाँ मौजूद हर किसी की सांसें थम गई थी। तभी मिराग शाह ने मोए मुकद्दस के असली होने की पुष्टि की और कश्मीर सहित पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन एक सवाल आज भी जो का त्यों बना हुआ है कि आखिर मोए मुकद्दस को किसने चोरी किया था और ये कहां और कैसे मिले। इस बात को लेकर सरकार ने कभी कोई बयान जारी नहीं किया और न ही इसे चोरी करने वाले लोगों के नाम जाहिर किए। सीबीआई चीफ डीएन मलिक ने भी अपनी किताब माई ईयर्स विद नेहरू में भी इस घटना का जिक्र किया। साथ ही ये भी लिखा कि ये पूरा एक खुफिया ऑपरेशन था जिसका खुलासा कभी नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये थी मोए मुकद्दस की चोरी की घटना जिसने भारत से लेकर पाकिस्तान तक को हिलाकर रख दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके हिसाब से मोए मुकद्दस को किसने और क्यों चोरी किया, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।